नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आज आपको सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और सुख और समृद्धि आपके साथ बनी रहे, इसकी हम प्रार्थना करते हैं और बस अपने सारे पैनलिस्ट से भी यही कहेंगे। लेकिन आज मुद्दा एक और उठा है, राजनीतिक मुद्दा है ही, क्योंकि कोई भी त्योहार हो, कोई भी समा हो, हमारे देश में एक चीज है जो हमेशा चलती रहती है और वो है राजनीति। आप में कुछ को एक बहुत पुराने विज्ञापन की मशहूर लाइनें याद भी होंगी, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। ये विज्ञापन एक कंट्रोवर्सी के बाद आया था। मैं आज उस विवाद की चर्चा नहीं करूंगी, लेकिन देश की राजनीति में ऑफिशियल और अनऑफिशियल का विवाद खड़ा हो गया है, मैं उसकी चर्चा करने वाली हूं। वायनाड लोकसभा के उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव नामांकन को लेकर राहुल गांधी के शब्द थे। वायनाड देश का अकेला ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां दो सांसद हैं, एक ऑफिशियल सांसद है और एक अनऑफिशियल सांसद है। हालांकि अभी प्रियंका गांधी सांसद चुनी नहीं गई हैं, लेकिन जब राहुल गांधी ये दांव खेल रहे हैं तो बीजेपी को मौका हाथ लग ही गया। बीजेपी को ये मौका चुनाव आयोग के जवाब से मिला है, जिसमें हरियाणा में ईवीएम बैटरी की वजह से हार होने के कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया गया है। बीजेपी का आरोप है कि ये लोग देश की संस्थाओं को संदेह के घेरे में रखकर लोकतंत्र में अराजकता लाना चाहते हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता अनऑफिशियल वाली है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी के शब्द हैं, 10 साल तक अनऑफिशियल पीएम दिया, जनता में भाव है कि अनऑफिशियल पार्टी प्रेसिडेंट है और वो दिल्ली में उसके साथ हैं जहां अनऑफिशियल सीएम है। सवाल पब्लिक का है कि क्या राहुल गांधी और उनके इंडिया अलायंस के पार्टनर पर बीजेपी का ये हमला अचूक है? राहुल अनऑफिशियल एमपी क्या वाकई पहले अनऑफिशियल पीएम दिया था? खाता ना बही कांग्रेस में राहुल का अनऑफिशियल ही सही? सवाल पब्लिक का आज यही है। राहुल गांधी पर अनऑफिशियल मानसिकता का यह हमला बेहद गंभीर है। 24 अक्टूबर को जब प्रियंका गांधी का वायनाड से चुनाव नामांकन हुआ तो पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। उन्हें नामांकन के कमरे में आने से पहले इंतजार करना पड़ा था। एक तस्वीर के बाद यह आरोप बीजेपी ने लगाया। नामांकन के कमरे में भी एक बार वो आगे की कतार में बैठे तो एक बार पीछे की कतार में। आज मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जो आरोप बीजेपी लगा रही है, वैसे ही आरोप डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए भी लगा करते थे। आपको याद होगा जब मनमोहन कैबिनेट से पास एक अध्यादेश राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पर फाड़ देने की बात की थी। आपको ये भी याद होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू ने एक किताब लिखी थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और आज जब राहुल गांधी वायनाड में दो सांसद देने की बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने किन शब्दों में हमला बोला है, देखिए सुधांशु त्रिवेदी का ये बयान। ये अनऑफिशियल एमपी की मानसिकता वाली पार्टी जिसने देश को 10 साल एक अनऑफिशियल पीएम भी दिया, जिनके बारे में आज भी ये शक है और जनता में भाव है कि अनऑफिशियल पार्टी प्रेसिडेंट है और वो दिल्ली में उसके साथ है जहां अनऑफिशियल सीएम है, वो देश की ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि इन लोगों के विचार के कारण लोकतंत्र खतरे में है। बीजेपी का यह बयान हरियाणा के नतीजों को कांग्रेस के आरोपों पर चुनाव आयोग के जवाब के बाद आया है। 1642 पन्नों के जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि हरियाणा की चुनाव प्रक्रिया संदेह से परे है। जिन 26 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम को लेकर सवाल उठाए गए थे, उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स के जवाब के साथ चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है।
अपने जवाब में चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना आरोप अशांति और अराजकता का कारण बन सकते हैं। आयोग के इस स्टैंड के बाद बीजेपी ने लोकतंत्र में कमिटमेंट को लेकर कांग्रेस को घेरने में देरी नहीं लगाई। अनऑफिशियल मानसिकता का जो आरोप राहुल गांधी पर बीजेपी ने लगाया है, उसके लिए राहुल गांधी ने ही शब्द दिए हैं। सुनिए राहुल गांधी के वायनाड के लिए कहा गया ये बयान। I'd like to remind you, in case you forget, that Wayanad is the only constituency in the country that has two members of parliament. One is the official member of parliament and the other is the unofficial member of parliament. And they will both work together. राहुल गांधी ने वायनाड को लेकर खुद को अनऑफिशियल सांसद क्यों बताया, इस पर प्रतिक्रिया वही दे सकते हैं। लेकिन जब बीजेपी ने अनऑफिशियल एमपी, अनऑफिशियल सीएम, अनऑफिशियल पार्टी अध्यक्ष और अनऑफिशियल पीएम वाला हमला विपक्ष पर किया, तो मैं कुछ दिनों पहले संसद में दिया गया मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपको सुनवाना चाहती हूं। सोनिया गांधी को की ओर इशारा करके खड़गे ने कहा था, मुझे बनाने वाली यहां बैठी हैं। सुनिए और देखिए। जब प्रथम पंक्ति के अंदर आप जैसा व्यक्तित्व है, 56 साल का अनुभव है, उनको भी हर कदम के ऊपर जयराम रमेश टिक्का टिप्पणी करके मदद करना चाहते हैं। अभी देखिए एक प्रॉब्लम है जिसको आपको सोल्व करना है। आपको मैंने बहुत अनुरोध किया है। ऐसी बात करके मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया। तो आज सवाल पब्लिक का है, क्या कांग्रेस में वाकई ना पार्टी अध्यक्ष और ना पीएम की चलती थी? खाता ना बही जो राहुल गांधी और गांधी परिवार कहे वही सही? क्या राहुल गांधी पर अनऑफिशियल एमपी वाली मानसिकता का बीजेपी का आरोप वायनाड में प्रियंका पर भारी पड़ेगा? ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग के जवाब और बीजेपी के हमले के बाद क्या विपक्ष लोकतंत्र में आस्था को लेकर घिर गया है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी। हमारे साथ आज डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आनंद दुबे प्रवक्ता है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ स्टूडियो में, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ स्टूडियो में। लेकिन मेरा पहला सवाल तहसीन पूनावाला को जाता है जो कांग्रेस के सपोर्टर है। और तहसीन पूनावाला, बात तो सही है, आप हर चुनाव के बाद सवाल उठाते हैं कि ये चुनाव गलत है, बीजेपी ईवीएम और इलेक्शन कमीशन दोनों को कंट्रोल करती है, ईवीएम की कभी बैटरी कम हो जाती है, कभी ईवीएम हैक हो जाता है। लेकिन जब आप चुनाव जीते तो ये कुछ याद नहीं आता। अभी के चुनावों में भी जम्मू कश्मीर पर कोई सवाल नहीं उठा क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस के साथी ने जीता था, वहां सवाल नहीं है। सवाल है तो हरियाणा पे सवाल है तो दो सांसद होने का सवाल है। जो संविधान बचाने की बात करते हैं, आज बीजेपी ने उन पर सवाल उठाया है। जवाब दीजिए। नामिका जी, थैंक यू। आपकी शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। शुरुआत में आपको, अपने परिजनों को, सभी पैनलिस्ट को, उनके परिवार वालों को, टाइम नाउ के सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाविका जी, ईवीएम में, क्योंकि आप जानते हो मैं खुद स्वयं प्रैक्टिशनर हूँ, 2 या 3 चीज में बहुत संक्षेप में कहना चाहता हूँ। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2017 के चुनाव में ये रूल किया था कि जो ईवीएम में चुनाव हुआ और जिसपे काउंटिंग हुई वो अलग अलग था। 2 साल से ये मैटर अब तक पेंडिंग है। अब हम सुप्रीम कोर्ट उस पर मूव किए तो ईवीएम बदले जा सकते हैं। दूसरी चीज,
जैसे कि आप जानते हो ईवीएम को हैक करने का एक ये इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था, उसमें मैंने भाग लिया था, मुझे बुलाया गया था। हम उस ईवीएम को हैक कर सकते थे, इलेक्शन कमीशन ने हमें अलाउ नहीं किया। और जब हम अंदर बैठे थे वहां पर उन्होंने प्रेस नोट निकाल दी कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, ईवीएम हैक हो सकते हैं। हमारे ईवीएम बाकी ईवीएमओ से अलग है क्योंकि वो सिस्टम पे कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो एक यूनिक फीचर है जिसकी वजह से हमारे ईवीएम बिल्कुल हैक हो सकते हैं। लेकिन मैं ईवीएम की उस बात में इस वक्त जाना नहीं चाहता हूँ। मैं आपके दर्शकों के सामने दो प्रश्न रखते अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। जब भी ईवीएम में मान लो हैकिंग में कोई गलती है और गलती से गलत वोट आता है कहीं भी किसी भी सूबे में, केरला में, मध्य प्रदेश में, आसाम में वगैरह, वो गलत वोट हमेशा भाजपा के लिए क्यों आता है? कभी भी कांग्रेस, लेफ्ट, आम आदमी पार्टी का क्यों नहीं आता? पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे 1947 से 2024 के हरियाणा चुनाव तक कोई भी चुनाव आप उठा दीजिए, विनिंग पार्टी के बैलेट वोट्स और ईवीएम वोट्स का अंतर दिखा दीजिए, और कांग्रेस पार्टी का हरियाणा और मध्य प्रदेश 2020 का आप देखिए कि बैलेट और ईवीएम में फर्क कितना है। बैलेट में 21% की लीड है और ईवीएम में 9% पीछे। ये किसी भी और इलेक्शन में पॉसिबल नहीं, स्टैटिस्टिकली पॉसिबल नहीं। सांसद दो कैसे हो जाएंगे? ईवीएम सही भी हो तो भी दो सांसद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैसे हो जाएंगे, अनऑफिशियल हो या ऑफिशियल हो? जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी सभी भाजपा स्टेट्स को गाइड करते, सभी भाजपा मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ देखते, ठीक उसी तरह श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, श्री राहुल गांधी जी क्योंकि वो फॉर्मर एमपी है वहां के, उनकी तरफ गाइडेंस के लिए देखिए, क्योंकि उनके चलते हुए वायनाड को बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड नीति आयोग ने माननीय मोदी जी के कमेटी के नीचे दिया। पता नहीं प्रियंका गांधी वाड्रा जी को ये आप जो कह रहे हैं उन्हें ठीक लगेगा कि नहीं? एक महिला होते हुए मुझे तो ठीक नहीं लगता। क्या महिला खुद अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं देख सकती? उन्हें देखना पड़ेगा किसी और की तरफ। राकेश त्रिपाठी जी, ऑफिशियली आप क्या कहेंगे और अनऑफिशियली आप क्या कहेंगे? मैं तो जो कुछ भी कहूंगा वो बिल्कुल ऑफिशियल ही कहूंगा। अनऑफिशियल कहने के लिए प्रवक्ता के पास कम से कम इसको स्पेस नहीं होता है। तहसीन पूनावाला कह सकते हैं क्योंकि वो ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है। लेकिन आज दीपोत्सव का भव्य त्योहार मनाया जा रहा है अयोध्या से, और भयो दीपोत्सव के इस त्योहार से आज पूरी दुनिया आलोकित हो रही है, अंधकार मिट रहा है। विजयादशमी के त्योहार पर अहंकार मिटाने का काम हम करते हैं, लेकिन यह कांग्रेस का अहंकार और कांग्रेस का अंधकार ये दोनों ही नहीं मिट रहा है। कांग्रेस जिस मुगालते में जी रही है, जिस अहंकार में जी रही है, उसको लगता है कि जो मीठा मीठा गप होगा और कड़वा कड़वा जो होगा उसको हम थू कर देंगे। जहां जीत जाएंगे वहां ईवीएम ठीक हो जाएगी, जहां हार जाएंगे वहां ईवीएम गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए संविधान का अपमान करने का काम 2024 के लोकसभा चुनाव में नाविका जी सबसे ज्यादा इश्यू विपक्ष की ओर से उठाया गया था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी, जबकि इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता है। संविधान को बदलने का काम और संविधान को अपमानित करने का काम यह तो कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल किया है। 42वां संविधान संशोधन में संविधान का प्रियम्बल जो संविधान की आत्मा है उसमें संशोधन कर देने का काम किया है, और देश में सबसे ज्यादा 356 लगा करके संवैधानिक ढंग से नियुक्त की गई सरकारें, जो चुनी गई सरकारें हैं, उनको 100 से अधिक बार बर्खास्त करके संविधान का अपमान बारंबार करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं ना, उसको बहुत सहज ढंग से नहीं ले सकते। ऑफिशियल एमपी और अनऑफिशियल एमपी, ये बात उसकी स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। अरे चुन करके आते हैं, उसके बाद संविधान की शपथ लेते हैं। आप शपथ लेने के बाद ऑफिशियल और अनऑफिशियल की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये लोकतंत्र में जनमत का भी अपमान है, और इस अपमान को जनता सहन नहीं करेगी। और इसीलिए आज कांग्रेस की जो दशा हो रही है ना, इस दशा और दिशा को कांग्रेस को समझना होगा। तहसीन पूनावाला ने ऐसी बड़ी बड़ी बातें करी कि बिल्कुल ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी बात की याचिका लेकर के गए थे, और इलेक्शन कमीशन ने जब इस बात का चैलेंज किया था ना, तब तो हैक कर नहीं पाए। आप फिर अभी भी चुनौतियां इस तरह की पेंडिंग पड़ी हुई है। तहसीन पूनावाला जी आप बहुत चैंपियन हैं, मास्टर हैं, जाइए ना एक बार हैक करके दिखाइए। इस तरह की खोखली बातें करके जनता को बरगलाने का काम मत करिए। और अगर ईवीएम हैक हो जाती ना, तो फिर जम्मू कश्मीर का परिणाम तो बदल जाता, कर्नाटक का चुनाव बदल जाता, परिणाम बदल जाता। ये अलग अलग राज्यों में जहां पर आपकी सरकार, हिमाचल में सरकार आपकी बनी है, वहां का परिणाम बदल जाता। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की सीटें नहीं हार जाती। इन बातों को समझते हुए हम 240 की सीटें लेकर के नहीं आते, फिर मेजॉरिटी की सरकार। इस बार 350 और 400 पार का हमारा नारा हम साकार कर लेते। अरे आप लोकतंत्र को ऐसे अपमानित करने का काम मत करिए। खैर, कांग्रेस पार्टी की पुरानी सवाल यही है, और मैं करना इनका अभिमान है। एक मिनट तहसीन पूनावाला जी, आऊंगी आपके पास, धैर्य रखिए। एक लाइन ईवीएम जहां से भी चोरी होते हैं, जिसकी एफआईआर रजिस्टर होती है, वो सारे बीजेपी के सूबे क्यों है? एक दूसरा, जहां भी ईवीएम पाया जाता प्राइवेट गाड़ी में, वहां पे बीजेपी की सरकार है। एग्जाम्पल आसाम, इसका जवाब दे दीजिए।
चूको एक्स कहते हैं ईवीएम चोरी नहीं होता। अरे ये झूठ बोल करके आप ऐसे बरगलाने का प्रयास मत करिए भाई। आप ऐसे केस कीजिए। अच्छा, आप करेंगे, बेल करेगा, ईवीएम इलेक्शन कमीशन करेगा, क्योंकि हम इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं जो पीएसयू है, जो मेरे नहीं, आपने बहुत खोखला तर्क, तहसीन आपने बहुत खोखला तर्क रखा कि बैलेट पेपर में कुछ अलग निकल रहा है और ईवीएम में कुछ अलग निकल रहा है। अरे भाई, बैलेट पेपर पर वोट करने वाला क्लास अलग है। कहीं पर सरकारी कर्मचारी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज हुआ हो, वो बैलेट पेपर पर उसने यूज किया है, लेकिन जो ईवीएम पर वोट डालने वाली थी वो सामान्य जनता थी, वो क्लासिफाइड जनता नहीं थी। इसलिए ईवीएम के वोट पर के परिणाम और बैलेट के वोट के परिणाम में अंतर जो आप स्थापित करके ये स्थापित करना चाह रहे कि बैलेट पेपर से सबसे अच्छा परिणाम आता है। इसी बैलेट पेपर की कैसे लूट हुआ करती थी, इसी बैलेट पेपर में कैसे पानी डाल दिया जाता था, स्याही डाल दिया जाती थी, लोकतंत्र का किस तरह से चीरहरण होता था, ये देखा है ना हमने, कैसे ठप्पे लगाए जाते थे। आप हर तरह से निराश हो चुके हैं, कोई नीति आपकी काम नहीं कर रही है, कोई प्रचार अभियान आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप ईवीएम पर नहीं, जब तेलंगाना का चुनाव जीते थे तो प्रचार काम कर गया था। और मैं दिसंबर 3 का आपको पोस्ट भी दिखा देती हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि तेलंगाना में जो हुआ हमारे कार्यकर्ताओं ने जिताया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या हुआ इसकी हम समीक्षा करेंगे। लेकिन वही चीज अगर किसी और चुनाव में हार होती है तो समझ में नहीं आता किसी को कांग्रेस पार्टी में। लेकिन अजीज खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या कोई ऑफिशियल अध्यक्ष, अनऑफिशियल अध्यक्ष हो सकता है? ऑफिशियल पीएम कोई, अनऑफिशियल कोई, ऑफिशियल सीएम कोई, अनऑफिशियल कोई, सांसद भी ऑफिशियल और अनऑफिशियल होने लगे। क्या ये संविधान को बचाने की प्रक्रिया हो रही है? क्या संविधान ऐसे बचाया जाता है? कभी चीफ जस्टिस पर हमला तो कभी इलेक्शन कमीशन पर हमला। क्या इस तरह से संविधान बचेगा अजीज खान साहब? देखिए नाविका जी, आज बहुत ही शुभ दिन है, इसलिए सबसे पहले आपको और सारे पैनलिस्ट को और साथ साथ पूरे देशवासियों को शुभ दीपावली की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। एक बात आपने सवाल किया कि ये ऑफिशियल और अनऑफिशियल। देखिए, अगर राहुल गांधी जी इस बात को कह रहे हैं और वहां से उनकी बहन प्रियंका लड़ रही है और वो आने वाले वक्त में सांसद बन जाएगी, ये सर्वविदित है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर अपने लगाव को व्यक्त कर रहे हैं वायनाड से, तो मुझे लग रहा है इसमें क्या बुराई है भाई। एक शख्स कई जगह काम कर सकता है, ऑफिशियली वो वहां नहीं है, अनऑफिशियल तरीके से काम कर सकते हैं। और अगर उनका इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि वायनाड से उनका टच बना रहे और वहां के लोगों की खिदमत करते रहे, मदद करते रहे, तो इसमें बीजेपी को दिक्कत क्या है? अब उसमें तमाम तरीके की चीजों को पेश करना कि साहब प्रधानमंत्री अनऑफिशियल थे और साहब फला अनऑफिशियल है और तमाम तरीके की चीजें, यानी बात का बतंगड़ बनाने का कोई मतलब नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आपने अभी ईवीएम की बात की। देखिए, समाजवादी पार्टी का हमेशा मानना रहा है, हम चुनाव चाहे जीते या चुनाव हारे, बहुत शुरुआती दौर से समाजवादी पार्टी हमेशा ईवीएम के खिलाफ है और ईवीएम से कभी भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ये समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का स्टेटमेंट है। और ये पूरे देश ने देखा किस तरह ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम का मिसयूज किया जा सकता है, ईवीएम से तमाम तरीके की दिक्कतें पैदा हो सकती है। अगर ऐसी परिस्थिति है और ईवीएम से लोग संतुष्ट नहीं और उस पर सवालिया निशान है, तो बीजेपी उसकी वकालत क्यों करती है भाई? चुनाव प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जैसे चुनाव होगा तो जो ईवीएम से नहीं हो रहा है अगर, तो बीजेपी भी चुनाव में जाएगी बैलेट से और समाजवादी भी जाएगी। इनको दिक्कत क्यों? ये क्यों वकालत करते हैं? आखिर वकालत करने की वजह क्या है? और दूसरी बात, यही बीजेपी है, इनके अपने कई लोग, अपने नेता, उन्होंने किताब भी लिखी है इसी ईवीएम पे कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। आडवाणी जी ने भी सवाल किया और तमाम तरीके के कोर्ट में गया मसला, लेकिन उसके बाद भी लगातार ईवीएम पे इतनी वकालत हो रही है, क्यों? तमाम जो डेवलप्ड कंट्री है, आज मैं जानना चाह रहा हूं कि कई ऐसे डेवलप्ड कंट्री हैं जो ईवीएम के खिलाफ में है। आखिर हमारे देश में ईवीएम की वकालत इतने बड़े स्तर पर क्यों हो रही है? दूसरी बात। तीसरी बात, सवाल इस बात का भी आपका टैगलाइन चल रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बाहर खड़े थे, अंदर बैठे तो आगे बैठे पीछे। देखिए, एक बात आपको समझ लें, मैं देख रहा हूं कि उस दिन को मैं लगातार वॉच कर रहा था जब 24 अक्टूबर का नॉमिनेशन हो रहा था, तो वहां पर ऐसी कोई परिस्थिति थी नहीं। लेकिन बीजेपी नैरेटिव सेट करने में मास्टर है, क्योंकि उसका मकसद है लोगों को भ्रमित करो, मुद्दे से भटकाओ, अननेसेसरी चीजों पे लोगों को उलझाओ।
आज वो तमाम बड़ी समस्याएं महाराष्ट्र में है, इनके गठबंधन में समस्याएं हैं, तमाम सीट बंटवारे में समस्याएं हैं, और जो 2.5-3 साल इन्होंने काम किया है उसमें बहुत बड़ी समस्या है, जनता बहुत नाराज है। उस नाराजगी को ये मल्लिकार्जुन खड़गे ऑफिशियल अनऑफिशियल इन सब में उलझा करके जनता का ध्यान भटकाना चाहते नाविका जी, ये फैक्ट है। अजीज खान साहब, आपको 2009 की चीजें याद रहती हैं, उसके बाद 42 जजमेंट आते हैं, आपको याद नहीं रहते। चलिए, आपकी मर्जी। आपको इनकी अलायंस की प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, साथ में आनंद दुबे जी बैठे, उनके अलायंस की प्रॉब्लम्स नहीं नजर आती। आपको ईवीएम की प्रॉब्लम्स नजर आती है, लेकिन चंडीगढ़ में जो पेपर बैलेट पर हुआ था आप भूल जाते हैं। तमाशा तो तब भी बहुत हुआ था, जो पेपर बैलेट पर हस्ताक्षर किस तरह से हुए थे। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आधी आधी चीजें क्यों याद रहती है? ये संपूर्ण याददाश्त कब वापस आएगी? देखिए, दीपावली का पर्व है तो मैं तो यही कहूंगा कि सबको सुख समृद्धि मिले और सबको ईश्वर बुद्धि विवेक दे, रोशनी वो भी बढ़े। अब कमाल की बात यह है कि बार बार देश में एक जिसको कहते हैं ना कि एनार्की पैदा करने की कोशिश होती है। फैक्ट आप डिस्टॉर्ट करते हैं। आप कह रहे हैं कि 2009 में जीवीएल नरसिंहा राव ने किताब लिखी थी, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, अभी राज्यसभा सांसद हैं, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने कहा था कि पता नहीं चलता कहां जा रहा। अब तो पता चलता है ना भाई, वीवीपैट हर मशीन में लगा हुआ है। और अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने हिस्टोरिकल वर्डिक्ट दिया है कि अगर दूसरे तीसरे नंबर वाले कहेंगे कि ये चुनाव ठीक नहीं है, तो सारी वोटिंग होगी, जो जितनी वोटिंग हुई सबकी काउंटिंग होगी, मिलान होगा। अब वो मैटर सेटल है। लेकिन राजनेता जब इस तरह का एक एनार्की पैदा करने की, संदेह पैदा करने की कोशिश करते तो लेकिन मैं इस पर बात आज ज्यादा नहीं करूंगा रविका जी। महत्वपूर्ण है, क्या राहुल गांधी मूल रूप से लोकतंत्र विरोधी हैं? राहुल गांधी ने 2007-8 में मेरे ख्याल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो प्रचार कर रहे थे और उन्होंने कहा अगर कोई गांधी परिवार का होता तो बाबरी ढांचा नहीं गिरता। राहुल गांधी उस वक्त भी सांसद थे, कैपेसिटी थी उनकी सांसद के तौर पर, लेकिन वो बोल गए गांधी परिवार का अगर कोई नहीं। ये एक फांसीवादी मानसिकता है कि अगर गांधी परिवार का कोई नहीं है तो देश में जो कुछ हो रहा है। दूसरा, मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम को एक संदेश देना। फिर क्या है, आपने वो जिक्र किया, उस वक्त मुझे याद है, आपको तो बिल्कुल याद होगा, मुझे लगता हो सकता है आप उनके साथ भी रही हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह अमेरिकी दौरे पर गए थे और उस वक्त इन्होंने अजय माकन के साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आके फाड़ दिया था अध्यादेश। वो भी लोकतंत्र को कमतर करने की कोशिश। अभी आप देखिए, जिस तरह से जब 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कांग्रेस हमलावर हो जाती है, और पता चला कि वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस में से जब वो लोग बैठते हैं तो उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यानी हमारे पक्ष में फैसला नहीं तो फिर से वही फांसीवादी मानसिकता। और ये जो ऑफिशियल अनऑफिशियल है, ये तो बहुत खतरनाक है। प्रधान पतियों पर टिप्पणी हमने सुनी है, उत्तर प्रदेश में खूब होता है, बिहार में भी होता है, दूसरे राज्यों में, कि महिला चुनी गई लेकिन उसके जो पति हैं वो जाके वहां साइन कर देते हैं, वही जाके सब हिसाब किताब करते हैं, वही ठेका कराते हैं। हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बड़ी सीरियस टिप्पणी है कि महिलाएं अगर जनप्रतिनिधि के तौर पर हैं तो उनके पति, उनके पिता, उनके भाई वहां ना हो। यहां तो अभी कोई सांसद बना नहीं और न वहां ऑफिशियल सांसद है न अनऑफिशियल है। राहुल गांधी भी वहां से सांसद नहीं, प्रियंका भी नहीं। ठीक है, जीत जाएंगी वहां, जिस तरह का एक तरह से कहें कि जो आबादी है, जो मतदाता समूह, जीत जाएंगे। लेकिन क्या ये कहना ये उचित है? ये लोकतंत्र को कमतर करने की कोशिश है। और 99% बैटरी का भी जवाब दे दिया साफ साफ कि भैया जिसमें 1 यूनिट लगी हुई बैटरी यूनिट और उसके साथ साथ जो दूसरी यूनिट होती है तो उसमें कम लगेगी बैटरी। इतनी सामान्य सी बात को जिस तरह से बतंगड़ बनाया जा रहा था, वितंडा खड़ा किया जा रहा था, ये सीधे सीधे अपनी हार, जनता से जुड़ाव न होने को छिपाने की कोशिश थी। विवेक श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल यही है, प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हैं, जीतेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनका एक तरह से राजनीतिक करियर शुरू होगा। लेकिन उससे पहले ही कह देना कि वो तो हैं, मैं भी रहूंगा अनऑफिशियल, 2 सांसद रहेंगे, ये एक महिला को कॉन्फिडेंस देने की बात है या उसको नीचे गिराने की बात है? और दूसरी बात, अनऑफिशियल ऑफिशियल में तो मुझे इस बात से दिक्कत है कि महिला को कम क्यों समझा जा रहा है। और दूसरी बात, ये तो बात सब कहते थे और ये किताबों में लिखी गई है कि फाइलें जाया करती थी पीएमओ से सोनिया जी के पास, अनऑफिशियल प्रधानमंत्री थे, एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री, ये तो किताबें लिखी गई हैं। मैं पूछ रही हूं, क्या ये अराजकता वाला जो चार्ज है, जो आरोप है, ये सही है या नहीं? देखिए, इस बात को समझिए कि राहुल गांधी जी ने जो हर्षवर्धन जी ने बोला, पहले तो मैं उसको काउंटर कर लूं कि हमारा भी मानना है कि नरसिम्हा राव का जो टेन्योर था
कांग्रेस पार्टी का, वो देश के इतिहास का काला अध्याय था। चाहे बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो और चाहे हमारी समाजवादी व्यवस्था को छोड़ करके प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को जो लाया गया, जिसकी मुखालिफत उस वक्त बीजेपी के स्वदेशी जागरण मंच ने भी की थी। तो हम उस पूरे अध्याय को काला अध्याय मानते हैं, और शायद वो सब नहीं हुआ होता तो आज देश का इतिहास अलग होता, ज्यादा गौरवमयी होता। शायद राहुल गांधी यही कह रहे थे, शब्द उनके अलग थे। पहली चीज। दूसरी चीज, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप समझ लीजिए, हर ईवीएम के साथ वीवीपैट नहीं होता। नंबर ऑफ वीवीपैट्स इज वेरी लेस, ओनली 18,000 टू लैक्स ऑफ ईवीएम्स। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इसमें खर्चा ज्यादा है, और जब वो रिट दायर की गई थी तब चुनाव चल रहा था, इन प्रोसेस था, तो उसने बोला कि बाद में जरूर किया जाए कि ईवीएम को डबल चेक करने के लिए हर मशीन के साथ वीवीपैट होना की मैचिंग हो सके, आवश्यक अभी नहीं है। तीसरी बात, हरियाणा के अंदर धांधली हुई है, ये बता रहे थे जो अभी तहसीन भाई कि पुराने आप अध्याय को भी देखिए, बैलेट बॉक्स, जब बैलेट पेपर आया गया, किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, और अचानक जैसे ही आप ईवीएम को लेकर के आए बिल्कुल पलटी मार गया। तो ये ऐसे थोड़ी ना होता है कहीं ना, और दुनिया में कहां पे नहीं है? जर्मनी के अंदर नहीं है, वेनेजुएला नहीं है, इटली मना कर चुका है, इंग्लैंड मना कर चुका है। एक लंबी लिस्ट है जिसने कहा है हम ईवीएम को रिजेक्ट करते हैं, या तो इंटरनेट के थ्रू वहां वोटिंग हो रही है या वापस बैलेट बॉक्सेस हैं, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हम प्रोग्रेसिव क्यों नहीं है? और बीजेपी का क्यों अटैचमेंट है ईवीएम से? अगर वो प्रसिद्ध पार्टी और लोग उसको समर्थन देते हैं तो चाहे बैलेट बॉक्सेस हैं, वीवीपैट, वो जीतेगी ही जीतेगी। तो इसको तोड़ मरोड़ के ना देखा जाए, इन बयानों को डबल इंजन की सरकार कहने में किसी को शर्म नहीं आती, तब हर्षवर्धन त्रिपाठी चुप बैठे रहते हैं। डबल इंजन का मतलब है कि योगी साहब निकम्मे हैं और प्रधानमंत्री को जाकर के उत्तर प्रदेश चलाना पड़ता है। मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर नॉमिनेट कर दिया चीफ मिनिस्टर को अपनी चॉइस के हिसाब से मोदी साहब ने। चुनाव लड़ा जाता है मोदी के नाम पे, मोदी की सरकार आएगी, तब इनको नहीं दिखता कुछ कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है। राकेश त्रिपाठी जवाब दें। देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज विवेक श्रीवास्तव जी ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं ना, ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के भीतर उठाए गए थे ना, और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्या है एक बार उसको जाकर के पढ़ लीजिए। आज आपको नरसिंह राव सरकार से बड़ी आपत्ति हो रही है। सच बात यह है कि नरसिंह राव सरकार से आपत्ति केवल इस बात के लिए है क्योंकि वहां गांधी परिवार नहीं था। राहुल गांधी की इस बात को डिफेंड करने के लिए आप जिस एजेंडे को लेकर के जा रहे हैं ना, ये बात सही है कि आज देश की जो प्रगति है ना, वो आपको रास नहीं आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही है, इसलिए बेसलेस तरीके से आप आरोप प्रत्यारोप करना प्रारंभ कर दीजिए। आज राहुल गांधी ने जो कहा है, निश्चित तौर पर वो निश्चित तौर पर, अरे भाई दंगों के आंकड़े देख लीजिए। कांग्रेस शासित समय में ये मलियाना कब हुआ, हासिमपुरा कब हुआ, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है क्या? देश में सर्वाधिक दंगे, ये सिख नरसंहार कब हुआ? ये धरती हिलती है और पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये बयान कब दिया गया? अरे भाई कुछ तो विवेक श्रीवास्तव जी शर्म करिए भाई। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बनने का ये जो प्रयास कर रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी इसके बाद भी प्रवक्ता बनाएगी नहीं। आप कांग्रेस पार्टी के लिए गांधी परिवार की चाटुकारिता करने का प्रयास करिए। गांधी परिवार की चाटुकारिता करने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। आज जो प्रियंका वाड्रा, आज जो राहुल गांधी का बयान है, वो निश्चित तौर पर प्रियंका वाड्रा को भी कमजोर करने का एक प्रयास है कि प्रियंका वाड्रा आज वायनाड को संभाल नहीं सकती। अजीज खान भी कह रहे थे कि वहां पर राहुल गांधी काम करना चाहते हैं। अरे भाई सांसद निर्वाचित होकर के अगर आ जाएंगे प्रियंका वाड्रा, तो प्रियंका वाड्रा काम नहीं कर पाएंगे क्या? गुस्सा क्यों आता है? विवेक श्रीवास्तव को गुस्सा क्यों आता है? विवेक श्रीवास्तव जी, कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी है ना? बिल्कुल अच्छी पार्टी है, अच्छी पार्टी है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ आपने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया है? अगर कांग्रेस अच्छी पार्टी है तो कम से कम कैंडिडेट तो ना खड़ा करते उनके सामने। अरे भाई मुंह से कांग्रेस को ऑफिशियल सपोर्ट, अनऑफिशियल कैंडिडेट, ये हर्षवर्धन त्रिपाठी, इसका जवाब नहीं आना चाहिए। ये तो हमने 2004 में भी केरल में उनके खिलाफ लड़े, लेकिन सरकार मनमोहन सिंह की बनवाई और समर्थन दिया हमने, और फिर खींच भी लिया वापस। हमारा अपना एक एजेंडा है, लेकिन कांग्रेस का एक कंट्रीब्यूशन है देश में सोशल फैब्रिक को जोड़ने में और भाजपा तोड़ने में, लड़वाने में लड़ी है। तो फिर कांग्रेस के खिलाफ केरल में आपने वायनाड में कैंडिडेट क्यों दिया है? कि केरल एक एक्सेप्शनल जगह है जहां पे इस देश में नहीं है। नहीं, इस देश में नहीं है क्या केरल? स्टेट्स की अलग राजनीति होती है, स्टेट्स का इलेक्शन तो बेसिकली आपकी बात देश की नहीं है, जोड़ने की नहीं है, सोशल फैब्रिक की नहीं है, सिर्फ राजनीति की है। और आनंद दुबे जी में यही राजनीति पे आ रही है। लाइन सिर्फ नविका जी ये जरूरी है बताना। देखिए, एक तो ये कि वीवीपैट से वेरिफिकेशन होता है, और अगर आप चाहें तो किसी भी जगह शिकायत करें तो दूसरे तीसरे नंबर वाले करेंगे तो वहां फिर से पूरी विधानसभा का जो चेकिंग होगा उसका मिलान होगा।
जो वर्डिक्ट आया 2023 वाला, उसको पढ़ लीजिए। बिना पढ़े ये कहना थोड़ा सा ठीक ना। अब दूसरी बात, हर मशीन के साथ वीवीपैट है, वीवीपैट की काउंटिंग कितनी होगी ये सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, आधी चीज पता है। और दूसरी बात, इनको थोड़ा संज्ञान में ला दूं कि केरल में जो चुनाव हो रहा है ना, स्टेट का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव में भी अगर आप बाई इलेक्शन में एक सीट के चुनाव पर दोस्ती नहीं अपनी कायम रख सकते तो कम से कम बड़ी बड़ी बातें मत किया करें, क्योंकि बड़ी बातों से अगर किसी को बड़ा होना तो इस देश में सब बड़े हो गए होते। मैं आनंद दुबे जी से पूछना चाहती हूँ। आनंद दुबे जी, अब महाराष्ट्र का जो हाल है वो सब देख रहे हैं, कहीं आप ही की अलायंस में लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ महायुति में भी ये लड़ाई चल रही है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि अगर महाराष्ट्र में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे तो क्या हरियाणा जैसा हाल नहीं हो जाएगा? वहां तो कांग्रेस के ही गुट थे जो आपस में लड़ रहे थे। अब हाल वैसा होगा तो ठीकरा किस पर फूटेगा? ईवीएम पर, ऑफिशियली या अनऑफिशियली, या फिर ऑफिशियल अनऑफिशियल की जो बात है वो तय होगी उस वक्त? क्योंकि अगर आप इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट देखें तो वो कह रहे हैं 26 कंप्लेंट आई हैं, लेकिन 19 में एक जगह भी जहां पर मिनट्स हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, एक जगह भी किसी ने बैटरी कब मैल फंक्शन की इस पर कुछ नहीं लिखा हुआ। नाविका जी नमस्ते। आपको, आपके सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्टों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। देखिए, अभी राहुल गांधी जी की बात चल रही थी कि उन्होंने कह दिया कि मैं आपका अनऑफिशियली सांसद रहूंगा, तो उस पर इतनी बड़ी आज बहस छिड़ गई। हम नहीं समझते कि इस बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोई आवश्यकता है। अरे, जो आदमी वायनाड से सांसद रहा है 5 साल, अब उसकी बहन वहां से चुनाव लड़ रही है, तो स्वाभाविक सी बात है, कहते कहते मुंह से निकल जाता है कि घबराइएगा नहीं, भले हमारी बहन सांसद है, हम भी संसद भवन में आपके क्षेत्र के विकास के पर नजर बनाकर रखेंगे, तो आप हमें आपका सांसद मत समझना ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली आपका भाई हूं, भाईचारा बना रहेगा। अब ये कह देने से पूरे देश में बीजेपी की सोशल मीडिया, बीजेपी की ट्विटर टीम अगर बरस पड़े तो आनंद दुबे जी, भाई तो ऑफिशियली, अनऑफिशियली भाई नहीं है। नहीं, मैंने भाई की बात नहीं की। मैंने कहा कि वहां की जनता को उन्होंने एक संदेश दिया कि घबराइएगा नहीं, भले आपका सांसद मैं कागज पर नहीं हूं, लेकिन एक भाईचारा आपसे हमारा बना रहेगा, एक दोस्ती बनी रहेगी, एक अनऑफिशियली सांसद रहूंगा। तो इसको बात का बतंगड़ बनाने की नाविका जी कोई आवश्यकता नहीं है। देश बहुत आगे निकल गया है, अब इन छोटी मोटी बातों में देश उलझने वाला नहीं है। अब आता हूं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में 2 प्रमुख दल चुनाव लड़ रहे हैं, एक महाविकास, एक महायुति। अगर महाविकास आघाड़ी में 50 बागियों ने चुनाव पर पर्चा भर दिया है तो महायुति में तो 80 लोगों ने भर दिया है। महायुति के मुंबई और कोंकण रीजन में तो 50 लोग, चाहे गोपाल शेट्टी हो, चाहे गीता जैन हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो और चाहे प्रदीप शर्मा की मिसेज हो, सब बगावत कर रहे हैं। तो महायुति में जिसकी डबल इंजन की सरकार रही हो, जिसने कहा है कि हमने 2.25 वर्षों में काम किया है, हम विन विन सिचुएशन में हैं, वहां पर बागियों की भरमार है, क्योंकि अंतर कला है, अंतर द्वंद है, आपस में कोई समन्वय नहीं। ठीक है, हमारे यहां भी कुछ बागी खड़े हुए हैं, हम उन्हें मना रहे हैं, हमें लग रहा है कि कुछ घंटों में हम उन्हें मना लेंगे और एक नई रास्ता हम बना लेंगे। लेकिन महायुति सरकार में जो नवाब मलिक को कल तक दाऊद का आदमी, दाऊद का गुर्गा, एक देशद्रोही कह रहे थे, वो लोग नवाब मलिक को टिकट दिए मानखुर्द से, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये महायुति में कैसा कोऑर्डिनेशन है भाई। यहां तो सारे फैसले कम से कम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के दरबार में हो जाया करते हैं, लेकिन अगर उनकी दरबार में जाने के बाद भी ये समन्वय नहीं है तो हमारे यहां तो तीनों दलों में बहुत अच्छा समन्वय है। हमारे यहां कोई तानाशाही नहीं है, कोई अहंकारी नहीं है, सबको समान अधिकार है। हमने कहा था पहले 85-85 पे लड़ेंगे, फिर कहा 90-90 पे लड़ेंगे, और फिर 102, 96 और 86 और 2 समाजवादी और 2 सीपीएम को दे दिया हमने, शेतकरी पक्ष को। तो विवाद वहां है। अच्छा, समाजवादी को कितने दिए? समाजवादी को कितने दिए? और ये 50 जो आपके ऐसे चल रहे हैं फ्रेंडली फाइट, ऑफिशियल कौन होगा, अनऑफिशियल कौन होगा? और तीसरी बात, अगर आप नवाब मलिक के बारे में बीजेपी की बात बता रहे हैं तो ये भी बता दीजिए कि बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था, याद है? या राकेश त्रिपाठी जी आप याद कराएंगे?
बाला साहब ठाकरे ने तो इमरजेंसी में समर्थन भी अरे किया था वो तो कांग्रेस का। 40 साल पहले का होगा, ये तो 2024 में नवंबर में हम बैठे हैं, उसकी बात तो करिए, अक्टूबर नवंबर की बात तो कर लीजिए। अब राकेश जब जी, वर्तमान की बात करते नहीं, थे, सत्ता लोलुपता के लिए बाला राकेश साहब जी। ठाकरे के आदर्शों नहीं सत्ता लोलुपता के लिए तो बाला साहब ठाकरे के विचारों को बहुत पहले तिलांजलि दे दी जब कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए थे। साफ साफ कहा था बाला साहब ठाकरे ने कि पार्टी बंद कर दूंगा अगर कांग्रेस के सामने जाना, और कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। मैं तो अब नेशनल टीवी डिबेट में आज बाला साहब ठाकरे के उन शब्दों को इस्तेमाल भी नहीं करूंगा, वरना कांग्रेस को बहुत मिर्ची लग जाएगी। बाला साहब ठाकरे के विचारों को याद करके बहुत मुश्किल होती है, लेकिन सत्ता की मलाई के लिए, भत्ता पाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, और वो कुछ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आनंद दुबे ने एक अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि देश बहुत आगे निकल गया है। ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे निकल गया है, लेकिन ये फिर उसी अंधकार के युग में ले जाना चाहते हैं, ये फिर उसी वापस बैलेट पेपर के युग में ले जाना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा के मामले को लेकर के जितने विस्तार के साथ आज इलेक्शन कमीशन ने आज जवाब दिया है, मुझे लगता है कि इसके बाद कांग्रेस को, पूरे समूचे विपक्ष को आज माफी मांगनी चाहिए, और आनंद दुबे को भी आज स्पष्ट करना चाहिए कि अभी महाराष्ट्र का जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में ईवीएम को लेकर के उनके जो सवाल हैं वो आज इसी सवाल पब्लिक का में अपने रख दें, वरना कल परिणाम आने के बाद जब सवाल उठाएंगे ना तो लोगों को लगेगा कि आपने हार के यही कारण संभावित मान के रखे हैं। वैसे विपक्ष के सुर हरियाणा चुनाव के बाद से लगातार ईवीएम को लेकर के बढ़े हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी परिणाम इसी प्रकार का होने वाला है, और हमारे यहां उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर पेशबंदी के लिए इस तरह के तर्क गढ़े जाते हैं। जब मालूम है कि पहले से ये परिणाम होने वाला है ना, तो पहले से ही कोई ना कोई तर्क गढ़ना प्रारंभ कर दो। तो ये तर्क गढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में तो लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो आपने देखा राकेश त्रिपाठी जी, 37 बनाम 33। लेकिन आनंद दुबे जी 30 सेकेंड काउंटर। जब देश में एक व्यक्ति को देश से बड़ा बताने की कोशिश की जा रही हो, अभी अभी राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश, अरे भाई तो 140 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं? 140 करोड़ देशवासियों की अथक प्रयास से, मेहनत से, खून पसीने से ये देश आगे बढ़ रहा है। किसी एक व्यक्ति से देश आगे कभी नहीं बढ़ता। तो ये तो तब भी कहा जा सकता है कि शिवसेना में शिव सैनिक बहुत सारे हैं, फिर उद्धव ठाकरे गुट क्यों? क्योंकि लीडर से ही जाना जाता है ना, लीडर से ही पार्टी जानी जाती है, लीडर से देश जाना जाता है। आनंद दुबे जी, जवाब हर्षवर्धन त्रिपाठी का कहा गया था। अरे देश से लीडर जाना जाता है, लीडर से देश नहीं जाना जाता, देश से लीडर जाना जाता है। यही तो भ्रम, यही तो अफवाह फैलाने का काम हो रहा है देश में। आनंद भाई ये सही कह रहे हैं आप, अब आपकी धारणा बदल गई, क्योंकि जब बाला साहब लीडर थे तो लीडर से शिवसेना जानी जाती। मोदी जी देश से बड़े, लीडर जब ताकतवर होता है, नेता ताकतवर होता है, तो उसी से पार्टी जानी जाती है। और इसीलिए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन नामों को हम याद करते हैं। लेकिन मूल बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि महाविकास अघाड़ी उस ट्रैप में फंस गई है। 2 विधानसभा सीटें, अणुशक्ति नगर और मानखुर्द। मानखुर्द में नवाब मलिक और अबू आजमी की लड़ाई, उसके बीच में एक शिवसेना का प्रत्याशी। अणुशक्ति नगर में सना मलिक और फहद अहमद, उसके बीच में एक शिवसेना का प्रत्याशी एकनाथ शिंदे। तो क्या कुछ खेल तो नहीं हो गया आपके साथ? ये भी एक खतरा दिख रहा है, क्योंकि भाजपा तो नवाब मलिक का प्रचार नहीं करने जा रही है। साफ साफ आशीष शेलार ने कहा, दाऊद से रिश्ते के आरोप उनके ऊपर हैं, हम उनका प्रचार नहीं कर सकते। तो फंस तो नहीं गया। सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। ओमकार का वाराणसी से सवाल है, बात बस वहीं आकर खत्म हो जाती है कि क्या ये 2 एमपी, अनऑफिशियल और ऑफिशियल एमपी, कहीं ना कहीं कांग्रेस की बेसिक मेंटालिटी को नहीं दिखाते? जवाब दीजिए तहसीन भाई। नाविका जी, आपने कहा कि फाइलें किताब में लिखी थी, संजय बारू की किताब का जिक्र कर रहे थे कि फाइलें जाती थी प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से माननीय सोनिया जी तक। वो पेज प्लीज अगर कोई भी मुझे बता दे, क्योंकि संजय बारू ने खुद मुझे कहा है वो किताब में नहीं लिखा था, उस फिक्शनल मूवी के अंदर लिखा था जिन्होंने उसे एग्जैजरेट किया था। बट कोई बात नहीं, चलिए ये बात भी हम मान लेते कि फाइलें जाती थी। मेरा इंटरव्यू देख लीजिएगा हंसराज भारद्वाज के साथ, जो 2004 में किया था, 2004 में किया था, इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे छपा था। तब मैं इंडियन एक्सप्रेस में थी। आई इनवाइट यू टू रीड दैट। बट प्लीज, मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं आगे की बात कर रहा हूँ, मैं इस बात को मान लेता हूँ।
मान भी लेते कि फाइल जाती थी, और आप और हंसराज भारद्वाज जी ने कहा बात सही है एवरीथिंग। 11 साल से इस मुल्क में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है। क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक्ट नहीं किया? क्योंकि तहसीन पुनावाला टाइम्स नाउ पर आके चिल्लाएगी कि विंडिक्टिव एक्शन है, इसलिए प्रधानमंत्री जी अपने संवैधानिक कर्तव्य से भाग रहे। दूसरी चीज, जब माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने 2014 के अंदर, उन्होंने कहा मेरी प्राथमिकता, चाहे मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, मेरी प्राथमिकता हमेशा गुजरात के 6 करोड़ आवाम रहेगी, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, मैं उनके लिए हमेशा रहूंगा। हम सब जानते हैं गुजरात में कोई भी डिसीजन प्रधानमंत्री के बिना नहीं होता था। क्या प्रधानमंत्री अनऑफिशियल चीफ मिनिस्टर है गुजरात के अंदर? तीसरी चीज, और यहां से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, देखिए बार बार एक आरोप लगाया जाता है कि क्यों आप ईवीएम की बात नहीं करते जब आप चुनाव जीते, यानी कांग्रेस या विपक्ष। मैं आपसे दोबारा से कह रहा हूं, जब भी कांग्रेस ने चुनाव जीता है, चाहे वो पंजाब का चुनाव, चाहे अलग अन्य चुनाव, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा है प्लीज आप उसे दोबारा से बैलेट से करा दीजिए, वही नतीजा है। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा अयोध्या का एक एग्जाम्पल देखते हैं। अयोध्या में जब मेरे ईवीएम का जो मेरा एक्टिविज्म शुरू हुआ 2017 में, एक अयोध्या में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ, अर्बन अयोध्या के अंदर ईवीएम से हुआ, रूरल अयोध्या में बैलेट से हुआ। सड़क के आर पार है रूरल ईवीएम, रूरल अयोध्या में सत्ता जीतते बीजेपी को 12 या 13% वोट नहीं मिलता, और अर्बन अयोध्या बीजेपी स्वीप कर लेती है। ये कैसा चमत्कार है कि मशीन से सिर्फ बीजेपी के वोट आते और किसी के नहीं, वो आज तक कोई नहीं मुझे बता पाया। अगर गलती भी होती है तो गलती हमेशा बीजेपी के पक्ष में क्यों होती है, ये मुझे आज तक कोई राकेश त्रिपाठी जी, ये मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के परिणाम को एक बार तहसीन भाई अभी भी देख लीजिए कि कैसे कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, लेकिन जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित सफलता मिलती है, और दोनों ही जगह पर ईवीएम का प्रयोग हुआ है। अरे कुछ तो तर्क करते समय भाई, हर क्षेत्र के हर जगह के मतदाताओं की अपनी पसंद हो सकती है। हो सकता है कि किसी रूरल एरिया में भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाले लोग कम हो और किसी अर्बन एरिया में भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाले लोग ज्यादा हो। इसके आधार पर यह कंक्लूजन ड्रॉ करना कि ईवीएम पर वोट होगा तो अलग परिणाम आएगा और बैलेट पर वोट होगा तो परिणाम अलग आएगा, मुझे लगता है ये बहुत बचकाने तर्क हैं, और ये बचकाने तर्क कहीं स्थान नहीं रखते हैं। आपने कहा कि सोनिया जी पर अब तक कोई कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्यों नहीं कर दी? देखिए क्या है ना, अनऑफिशियल और ऑफिशियल यहां काम करता है। अनऑफिशियल तरीके से कोई अपराध आपने किया है ना, तो उसको ऑफिशियल तरीके से सजा नहीं दी जा सकती है। ऑफिशियल तरीके से अगर आपने कुछ किया होता, वो कहीं डॉक्यूमेंट पर होता, कागज पर होता, तो निश्चित तौर पर उसके एविडेंस होते और एविडेंसेस के बिना पर उन पर कार्रवाई होती। लेकिन अनऑफिशियल तरीके से ताम झांक कर ली होगी तो इसके कोई एविडेंस नहीं होंगे। आरोप हो सकते हैं, इसको लेकर के मर्यादाओं पर बात हो सकती है, नैतिकताओं को लेकर के बात हो सकती है, लेकिन इसके एविडेंस नहीं होंगे तो कार्रवाई होना मुश्किल होता है। लेकिन बड़ा सवाल पब्लिक की तरफ से आ रहा है, प्रेमलता का मथुरा से सवाल है, आप चुनाव आयोग की बात नहीं मानेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, आप देश की संसद की बात नहीं मानेंगे, मतलब आरोप आप लगाएंगे और उसे साबित करने की जिम्मेदारी दूसरों की, ये कैसा लॉजिक है? अजीज खान साहब जवाब दीजिए। देखिए नाविका जी, अभी तहसीन जी ने जो बात उठाया बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और मैं प्रेमलता जी को भी बताना चाहूंगा कि जो भी चुनाव हो रहा है, चाहे बीडीसी का चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव होता है, आप देखिए नगर निगम का चुनाव होता है, प्रधानी का चुनाव होता है, जितने चुनाव हैं जो बैलेट से होते हैं, आप देखिए जो चुनाव है किस कदर बीजेपी उसमें मुंह को खाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लगातार ये 10 साल से यही हो रहा है। झूठ, लेकिन जब ईवीएम से चुनाव होता है तो दिक्कत पैदा। सर सुनिए मेरी बात सर। अरे देखिए ना, पंचायत इलेक्शंस में भाजपा जीती है भाई। अरे सर सुनिए ना, अरे वो कैसे दबंगई किया आपने, वो सब पूरे देश ने देखा, कैसे साड़ी फाड़ दिया वहां पे लखीमपुर में, और क्या क्या हुआ, लोगों को नॉमिनेशन नहीं करने दिया, बहुत सारी समस्याएं हुई। आज के दिन भी आप झूठे ही बोल रहे हैं। अरे सर सुनिए ना, अरे सर ऐसे क्यों करते हैं आप लोग? झूठ बोलते हैं। देश के लोकतंत्र में हमेशा आप एक तरह की एनार्की पैदा करना चाहते हैं, संदेह पैदा करके। नहीं मेरी बात सुन, कमाल का, अभी तहसीन ने वैसे ही एक झूठ बोला। अच्छा वो अपनी बात पूरी कर ले, मैं आपको काउंटर का समय दूंगी। अजीज खान, घर से निकाले। सर मैं नाविका जी बताऊं कि देखिए, मैं कह रहा हूं कि आपके ईवीएम पे सवाल है, हमेशा रहेगा। अगर वाकई में बीजेपी कहती है निष्पक्ष चुनाव हो रहा है लोकतांत्रिक तरीके से, तो ईवीएम हटा दे, उसके लिए भी वही चुनाव का प्रक्रिया होगा, विपक्षियों के लिए भी वही चुनाव का प्रक्रिया होगा। आखिर वो वकालत 2017 में बैलेट से जीते थे या ईवीएम से जीते थे हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? नहीं, 7 में प्रचंड बहुमत मायावती जी को, 12 में प्रचंड बहुमत अखिलेश जी को, और अभी तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को प्रचंड बहुमत, कर्नाटक में, हिमाचल में बहुत कम मार्जिन से भी जीत हार, अभी हरियाणा हुआ। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि ये लोग क्यों इस देश के लोकतंत्र को कमतर करना चाहते हैं, कौन सा माहौल बनाना चाहते हैं। अभी जैसे एक तथ्य है,
सुप्रीम कोर्ट के सामने जब मामला गया तो ढेर सारी चीजें आई। एक तथ्य मैं बता देता हूं, दर्शकों के ध्यान में हमेशा रहे। 35,000 वीवीपैट का डेटा चुनाव आयोग ने रखा, 100% मिलान है, 100%, यानी 100 वोट पड़े हैं तो 100 के 100 जिस जिस पार्टी को गए एकदम सही। फिर भी आप लोग झूठ बोलते हैं राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर, इतने सालों से 10 साल से झूठ बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर कोई तथ्य है तो उस तथ्य को ले जाकर आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रखिए, आप रखें, उस पर बहस हुई, फैक्ट पर, उसके जो भी प्रोज कॉन्स हैं उस पर चर्चा हुई और अंत में डिसीजन आया। अब तो ये है ना कि अगर आपको किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लग रहा है तो आप जाकर कहिए, फिर से वो सारा मिलान होगा, नहीं अगर कुछ गड़बड़ होगी तो फिर से चुनाव होगा। क्यों नहीं जाते हैं आप लोग, इतना झूठ क्यों? बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी कि 2019 और 24 के बीच में एक भी ऐसा केस नहीं शामिल किया, दाखिल किया विपक्ष ने, लेकिन हर 5 साल पे ये सवाल उठा दिया जाता है। केपी मिश्रा का रीवा मध्य प्रदेश से सवाल है, अगर वायनाड से राहुल प्रियंका ऑफिशियल अनऑफिशियल सांसद होंगे तो इस लॉजिक से रायबरेली के भी तो 2 सांसद हुए। बीजेपी का परिवारवाद वाला आरोप फिर कहां से गलत है? जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला। देखिए, मैं दोबारा से कहता हूं, जब कोई एक नया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभालेगा और उम्मीद है प्रियंका जी संभालेगी, जाहिर सी बात है जो एग्जिस्टिंग जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उनकी तरफ गाइडेंस की तरफ देखेगी। जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते, तो क्या ये नरेंद्र मोदी जी अनऑफिशियल मुख्यमंत्री, कौन सा तरफा? दूसरी चीज में एक हर्षवर्धन जी को क्लैरिफाई कर दूं। नहीं, मैं आपको रोकूंगी क्योंकि प्रियंका जी ने ये शब्द नहीं कहे, शब्द कहे थे राहुल गांधी ने कि मैं अनऑफिशियल रहूंगा, और अगर अनऑफिशियल रहेंगे तो फिर अमेठी में क्यों नहीं? अमेठी में भी तो उन्हीं के पार्टी के हैं शर्मा जी, जिन्होंने पहली बार चुनाव जीता था, वहां भी अनऑफिशियल हो जाते क्योंकि पहले वो संसदीय क्षेत्र राहुल गांधी का ही था। उनके लिए अनऑफिशियल नहीं, लेकिन परिवार के लिए है। यही सवाल पूछा है पब्लिक ने आपसे। नहीं, राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक एमपी उनकी तरफ देखता है गाइडेंस के लिए। इनफैक्ट उनको और ज्यादा क्लेम करना चाहिए और एक राहुल गांधी मॉडल बनाना चाहिए वर्सेस नरेंद्र मोदी जी का मॉडल। लेकिन दूसरी बात, हर्षवर्धन जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वीवीपैट मैचिंग हुआ और 100% एक्यूरेसी पाएगी। बिल्कुल सही, इस बात से मैं हर्षवर्धन जी की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। करेक्ट करे यार तुम जी, एक्सेप्ट कि मैं दोबारा से उस बात से शुरू कर रहा हूं, ईवीएम उत्तराखंड में बदले गए थे, जिस पे चुनाव हुआ और जिस पे काउंटिंग हुई वो अलग हुआ। मैचिंग तो हो सकता है। सुनिए, आप हर डिबेट में तहसीन भाई ये कहते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं, क्यों अफवाह फैलाते हैं आप? उत्तराखंड हाईकोर्ट, प्लीज सर मेरी बात सुनिए, वो केस वो कांग्रेस का मिनिस्टर था, मेरे पास आया था, हमने उत्तराखंड हाईकोर्ट में गए, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, 2 साल से केस पेंडिंग है और हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। वहां चेंज हुआ है, प्राइमा फेसाई ईवीएम चेंज हुआ है। मैं आनंद जी आपके लिए भी एक सवाल है। मोहन बघेल रत्नागिरी से पूछ रहे हैं, अच्छा हुआ राहुल जी ने ये 2 सांसद वाली बात उद्धव जी से नहीं की, आधी वाली बात पर वो तो गठबंधन भी तोड़ देते हैं, क्यों आनंद जी? देखिए नविका जी, ऐसा है कि मैं तो हैरान हूं कि बताइए, राहुल गांधी जी ने अगर ये कह दिया कि वायनाड की धरती के लोगों, आपके साथ मैं भले कागज पर सांसद नहीं हूं, मैं अनऑफिशियली सांसद हूं, आप चिंता न करें, आपके प्रश्नों पर ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि साथ ही साथ मैं देश का लीडर ऑफ अपोजिशन भी हूं, नेता प्रतिपक्ष भी हूं। हमने तो सुना है कि प्रधानमंत्री जी का जो कद होता है उसी के जैसा नेता प्रतिपक्ष का भी कद होता है। विपक्ष की जनता का वो बहुत बड़ा एक नेतृत्व होता है। भैया, तुम्हें भी एक नेता मानते हैं देश की जनता। तो अगर उन्होंने वायनाड में कह दिया तो अब इसमें उद्धव ठाकरे जी कहां से आ गए, इसमें महाराष्ट्र कहां से आ गया, और इसमें आधे कहां से आ गए? नविका जी, मुझे क्या पता, विवाद आप रत्नागिरी से हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, रत्नागिरी से हैं, आपके महाराष्ट्र से सवाल आ रहा है, आपके लिए आ रहा है, अब इसमें मेरा हस्तक्षेप कहां से हो सकता है? आनंद दुबे जी, यही तो बात है, हर चीज पर इंस्टीट्यूशंस को इल्जाम देना। जब आपने इलेक्शन कमीशन नहीं छोड़ा, आपने देश के चीफ जस्टिस नहीं छोड़ा, आपने सुप्रीम कोर्ट नहीं छोड़ा, तो भला मैं क्या चीज हूं? मैं तो सिर्फ मीडिया, जो चौथा स्तंभ कहा जाता है इस लोकतंत्र का, उसकी एक छोटी सी सिपाही हूं। मुझे आप क्या समझेंगे?
लेकिन ये कब तक चलेगा ईवीएम का झगड़ा? ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी अब इस झगड़े को करिए खत्म, क्योंकि देश का विश्वास जिस पर है उस विश्वास को हिलाना किसी को शोभा नहीं देता। कम से कम आज दिवाली के दिन हम देश की मनोकामना पूरी करें, देश को आगे ले जाने की बात करें, पीछे नहीं। आज बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट को और दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।